जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से पढ़ाया जाता है मैथ। और इस समय हम पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैथ, जिसमें शुरुआत किए हैं बहुपद से। और बहुपद में हम लोगों ने सीख चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से अगर कहीं पे लिखा गया है तो वो जो लिखा गया है वह बहुपद है कि नहीं है, इस चीज़ को पहचान करना हम लोग पिछली क्लास में अर्थात पिछली अपने लेक्चर में इस चीज़ को सीख चुके हैं। हम लोगों ने सीखा है कि बहुपद जो होता है वो पद के आधार पर और घात के आधार पर होता है। तो पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं इसको भी पढ़ चुके हैं और घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो घात के आधार पर हम लोगों ने देखा कि एक रैखिक बहुपद होता है जिसमें शून्यकों की संख्या एक होती है और रैखिक बहुपद का कोई घात नहीं होता है और उसका घात लिखा नहीं जाता है, लेकिन उसका घात एक होता है जो लिखा नहीं जाता है। और उसके बाद हम लोग देखे हैं कि द्विघात बहुपद को, तो द्विघात बहुपद को हम लोगों ने जाना कि किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि सबसे बड़ा घात 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। और द्विघात बहुपद यदि है तो द्विघात बहुपद में जो मूल होते हैं जो मूल होते हैं उनकी संख्या 2 होती है और मूलों को ही शून्यक कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में सीखा कि द्विघात बहुपद यदि दिया गया है तो उसके शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। और हमने सीख चुका है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना भी सीख लिया है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो आप सब जब भी क्लास को करते हों तो आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर हो। तो चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन है। शून्यक यम और यन है। हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फ़ा होता है, दूसरे का नाम बीटा होता है। तो यहाँ पे यम जो है अल्फ़ा के स्थान पे है और यन आपका बीटा के स्थान पे है। तो कहा जा रहा है कि यम अपान यन और यन अपान यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 का तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसका तुलना मूल बहुपद से करते हैं। तो जब मूल बहुपद से तुलना कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसका तुलना इससे करेंगे तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो यहाँ से a बराबर 3 होगा और इसका तुलना जब हम इससे कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि b बराबर 11 और इसका तुलना जब c से किया जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा c बराबर -4। अब हम लोग पिछली अपने लेक्चर में इस बात को सीख चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे देखिए, अल्फ़ा की जगह यम है तो यहाँ पे लिखेंगे यम प्लस यन बराबर और -b। तो देखिएगा b बराबर 11 है तो ये हो जाएगा -11/a। a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिला कि यम प्लस यन बराबर -11/3। इसी प्रकार से निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
तो a का मान है m और b का वैल्यू बीटा का वैल्यू है n। तो यहाँ से m इंटू n बराबर हो जाएगा -4/3। तो m इंटू n बराबर मिल गया 4/3। अब हम लोगों को ज्ञात करना है m/n और n/m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, नॉर्मली हम लोग जब भिन्न का जोड़ या घटाना को हल करते हैं तो उसमें हम लोग सीखे हैं कि जब किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर जो होता है यदि वो बराबर नहीं होता है तो उसको बराबर करने के लिए या तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं या फिर तिर्यक का गुणा करके उसके डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से करते हैं सेम उसी प्रकार से इसका क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर लेंगे। तो m का गुणा m में करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n का गुणा n में कर लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और बटे m का गुणा n में तो यह mn हो जाएगा। अब हम लोगों को द्विघात बहुपद में ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिला है पढ़ने के लिए कि जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कुछ होता हो। हम लोग सीखे हैं कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखा गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखेंगे। तो इसके पहले इस बात को समझ लीजिए, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए जब हम लोग इसे हल करेंगे तो यह इसके बराबर ही होगा। इस पूरे को जब हल कर लेंगे तो देखिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। तो देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसी के आधार पर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जिस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी प्रकार से इसको भी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn और बटे mn। अब यहाँ से देखिए m प्लस n, तो m प्लस n बराबर है -11/3। तो यहाँ पर रख लेंगे 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn। तो देखिएगा mn का मान है -4/3। तो यहाँ से हो जाएगा -4/3 और इसके बटे mn। तो mn का वैल्यू है -4/3। अब इसे हल कर लेंगे और हम लोग आगे तक। तो यहाँ से देखिए कि जब इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 11 ग्राम में 121 और 3 त्रिका 9। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा 8/3 और इसके बटे -4/3। तो इसे हल करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 9 और 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 जाएगा, 1 का गुणा 121 में करेंगे तो 121 ही होगा, और प्लस 3 का से भाग दे देंगे 9 में तो 3 त्रिका 9 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 8 में कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 होगा। और इसके बटे है, इसके बटे न लिख करके अगर हम लोग लिख लें इसे कि गुणे -3/4, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, यानी कि जो अंश है वह हर हो जाएगा और जो हर है वह अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3 × 3 और 3 त्रिका 9 और 121 24 को जोड़ लेंगे तो यह 145/3 और गुणे -1/4 होगा। और इसे भी और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -145 के बटे 3 × 4 = 12।
अर्थात यम अपान यन प्लस यन अपान यम का जो वैल्यू प्राप्त होगा वह -145/12 होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो x² -3, तो x² -3 है और x² -3 के शून्यक को ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिएगा x² -3 को यदि हम लिख दें x² -√3 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए समझिएगा, यहाँ पे जैसे a है तो a बराबर अगर हम लोग लिख दें a√a का स्क्वायर, b है तो b को लिखा जा सकता है √b का स्क्वायर, c है तो इसको लिखा जा सकता है √c का स्क्वायर, 2 है तो इसे लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर और 3 है तो इसे लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर। तो देखिएगा दोनों यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो लिखे गए हैं बस इनके लिखने का केवल तरीका अलग अलग है, बाकी दोनों का वैल्यू सेम है। जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना यह है उतना ही यह होगा, जितना यह है उतना ही यह होगा, क्योंकि इस पक्ष को जब हम हल करेंगे तो इसके बराबर ही होगा। तो बस लिखने का तरीका बदला हुआ है। तो यहाँ पर भी हम वही काम किए हैं कि x² -3 को लिख दिए हैं x² -√3 का वर्ग। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a² -b², इसका मतलब होता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। उसी प्रकार से इसे भी a और -b यानी कि a² -b² के रूप में है तो लिख लिया जाएगा x + √3 और दूसरा हो जाएगा x -√3। अब यहाँ से देखिएगा इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हम लोग लिख सकते हैं x + √3 का होल x + √3 बराबर 0 और दूसरा भी होगा x -√3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा x बराबर जब हम √3 को प्लस √3 को बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि x बराबर -√3 जो इसका एक शून्यक है वह -√3 है और इसे हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर -√3। और यहाँ से भी सेम उसी प्रकार से तो x बराबर ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, इसे जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर √3। तो यहाँ से हमारे दोनों शून्यक मिल गए हैं, एक शून्यक है -√3 और दूसरा शून्यक है √3। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच में हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए इसमें b कोई पद नहीं है तो यहाँ पे b की जो वैल्यू होगी वह 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/a। a का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान है -√3 और बीटा का मान है √3। तो देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 होगा और इसे भी जब हल करेंगे तो यह भी 0 होगा। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि मूलों का योगफल और गुणांकों का योगफल दोनों जब हम हल करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अल्फ़ा × बीटा को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिएगा अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखिएगा c, तो c का वैल्यू है -3, तो यहाँ पर होगा -3/1
अल्फ़ा का मान है -√3 और बीटा का मान है √3। √3 के गुणा √3 में करेंगे तो ये कैंडी से स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। -3 बराबर -3। तो यहाँ से भी हम लोगों ने यह सिद्ध किया कि शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का जो गुणनफल होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और दोस्तों, हम बार बार इस चीज़ को आपको हर बार और हर क्लास में लगभग बोलते आ रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर के अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग निस्संदेह उस क्वेश्चन को आप अपने कमेंट बॉक्स में करिए। मैं पूरी आपको कोशिश करूंगा आपके लिए कि आपको उस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझाएं और उस क्वेश्चन को और सरल तरीके से किस प्रकार से हल किया जा सकता है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्या का आपको हल मिल सके। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो, क्लास की हर एक बात समझ में आती हो, तो आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया। यहाँ पर भी हम लोगों को शून्यक को ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल और गुणांकों का योगफल को चेक करना है कि क्या दोनों वास्तव में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसी की जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे भी हल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया हुआ जो हमारा बहुपद है 48 + 2x और -x²। तो देखिए इसे सही सीक्वेंस में पहले लिख लेंगे। तो सही सीक्वेंस इसका होगा -x² + 2x और +48। तो देखिए यह एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हमने आपको बहुत सरल तरीका बताया है कि जो अचर पद होता है उसका गुणा ले जा करके हम लोग x² में कर देते हैं और x² में करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल का हम लोग फैक्टर करते हैं। दो ऐसे फैक्टर को करते हैं ताकि उन दोनों फैक्टरों का जब हम मल्टीप्लाई करें तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाए और उन दोनों फैक्टरों को जब हम जोड़ करके सरल करें या घटा करके सरल करें तो मध्य वाले पद के बराबर आए। और एक विशेष बात हमने ये भी आपको बताया था कि यदि इन दोनों का जो गुणनफल होता है अगर वह ऋणात्मक होता है अर्थात निगेटिव होता है तो जो दोनों फैक्टर होंगे निश्चित ही उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब किस फैक्टर को हमको पॉजिटिव रखना है, किसको निगेटिव रखना है, ये निर्धारित करता है बीच वाला पद। यदि बीच वाला पद पॉजिटिव है तो उसमें जो खंड होगा, जो बड़ा खंड होगा उसको हम पॉजिटिव रखेंगे और जो छोटा होगा उसको निगेटिव रखेंगे। और यदि बीच वाला निगेटिव पद होगा तो हम लोगों को बड़ा खंड को यानी कि बड़े भाग को, बड़े टुकड़े को निगेटिव रखना पड़ेगा और छोटे टुकड़े को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो देखिए जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह -48x² होगा। अब अगर आप देखिए आपको न समझ में आए कि किस प्रकार से इसके हम फैक्टर बनाए तो सबसे पहले आप 48 का गुणनखंड कर लिया करिए। कोई भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी राशि प्राप्त हो उसका गुणनखंड करके आप बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाई 6 और फिर 3 से 3 एका 3। अब हमको इसमें ले करके दो खंड बनाना है पूरे में से और दोनों ऐसे खंड को लेना है ताकि उन दोनों खंडों का जब हम गुणा करें तो -48 आ जाए और जब उन दोनों खंडों को जोड़ें या सरल करें उन दोनों खंडों को तो वो +2 आना चाहिए। तो देखिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि अगर एक हम ले लें 8 और दूसरा ले लें 2 तिहाई 6 तो देखिए 8 और 6 का जो अंतर है वो 2 होता है और 8 और 6 का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 48 होगा। अर्थात इसके दो खंड, एक 8 होगा और एक 6 होगा। अब सुनिश्चित करना है
कि किसको पॉजिटिव रखें और किसे निगेटिव रखें, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, क्योंकि इसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो निगेटिव है। हमने आपको बताया कि यदि गुणनफल निगेटिव प्राप्त होगा अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होगा तो इसके जो दोनों फैक्टर हैं उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो और पॉजिटिव निगेटिव होने का निर्धारण बीच वाला पद करता है। यदि ये प्लस है तो इसमें बड़ा खंड प्लस होगा और छोटा खंड माइनस होगा। तो चलिए इसका जो खंड होगा इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला खंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये 8x और माइनस 6x और प्लस 48। अब इसमें से अगर हम x को कॉमन कर लें तो x को कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ से बचेगा, अगर इसमें हम भाग देंगे तो -x और प्लस 8 बचेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 6 को कॉमन ले लें प्लस 6, तो 6 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा -x और 6 से 48 में भाग दे देंगे तो 8 6 48, यहाँ पर होगा 8। अब देखिएगा कि जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, तो इसमें से एक को कॉमन कर लेंगे यानी कि -x प्लस 8 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +6। तो ये हुआ। इसको हम लोग सही तरीके से लिख लें अगर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 -x और यह x प्लस 6 के रूप में है। अब इसमें से शून्य ज्ञात करना है तो इसे बराबर 0 कर देंगे। तो देखिएगा कि जब जो खंड होता है अगर वह निगेटिव में यानी कि x - 8 है तो इसे हम लोग 8 - x बराबर 0 कर देंगे तो 8 के बराबर होगा x, अर्थात x बराबर 8 मिलेगा यहाँ से। और उसी तरीके से इसमें से निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर -6 मिलेगा। तो इसके जो दोनों शून्यक हैं, एक शून्यक 8 है और दूसरा शून्यक -6 है। अब जांच करना है कि इनके शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर है कि नहीं है, इसी की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए जो यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त किया है इसमें से हम कह सकते हैं कि यह अल्फ़ा बराबर 8 है और यहाँ से बीटा बराबर -6 है। यही मान यहाँ पे ला के रख देंगे। ये हमारे शून्यक हैं तो यहाँ पे होगा 8 और -6 बराबर -b/a। तो देखिए b का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। और a का गुणांक देखिए a का गुणांक -1 है, a का गुणांक यहाँ से -1 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा a का गुणांक -1। अब इसमें से घटा लेंगे तो 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2। हम लोगों ने पाया कि मूलों का जो योगफल होता है वह गुणांकों के योगफल के बराबर है। इसी प्रकार से हम लोग इनके गुणनफल की भी सत्यता की जांच करेंगे कि गुणनफल शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फ़ा की जगह पे रखा जाएगा अल्फ़ा का मान 8 गुणे -6 बराबर c/a। तो देखिए c की जगह पे 48 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 48 के बटे -1। देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -48 और यहाँ पर भी देखिए इसके बटे -1 है तो ये भी बराबर हो जाएगा -48 के। तो हम लोगों ने देखा कि शून्यकों का जो योगफल होता है वह गुणांकों के योगफल के बराबर होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है।
इसी की जांच करने के लिए हम लोगों से इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जांच कीजिए कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की जो संबंध हैं उसमें क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें यही सच्चाई है कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह गुणांकों के योगफल के बराबर होता है और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाएं और किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि जो अपनी तरफ से छूटे आपको समझाने के लिए। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको क्वेश्चन को इस तरीके से समझाएं कि उसमें जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उसको भी बताने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो आप लोग चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि बहुपद x² + x और प्लस k का एक शून्यक 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, यदि किसी भी बहुपद का कोई एक शून्यक मिल जाता है, चाहे वो कोई भी बहुपद हो, 1 घात बहुपद हो, 2 घात बहुपद हो, 3 घात बहुपद हो, 4 घात बहुपद हो, किसी भी घात का बहुपद हो, यदि उस बहुपद का कोई एक शून्यक हमको प्राप्त हो जाता है और उस बहुपद का मान दिए गए जब हम बहुपद में रख देते हैं तो बहुपद शून्य के बराबर होता है, अर्थात बहुपद की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह है x² + x + k और इसका एक शून्यक 1 है। अब इस शून्यक का मान हम दिए गए बहुपद में जब रख देंगे तो ये 0 के बराबर होगा। अब इसका मान रखा जाता है, जैसे x है तो x के स्थान पे y है तो y के स्थान पे m है तो m के स्थान पर, अर्थात बहुपद में जो चर प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर शून्यक का वैल्यू रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे और प्लस इस x के स्थान पे 1 रख देंगे और प्लस k बराबर 0। देखिए 1 का वर्ग 1 होगा और प्लस 1 और प्लस k बराबर 0। 1 1 2 हो जाता है तो 2 प्लस यानी कि 2 + k बराबर 0। k बराबर होगा -2। तो यहाँ से पूछा जा रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान -2 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया है। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/4 और -1 और यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 √5 और यहाँ पे 2। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है क्रमशः मूलों का योगफल और गुणनफल। अब इससे हम लोगों को ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। तो हमने आप सबको पिछले अपने लेक्चर में बताया है कि यदि द्विघात बहुपद को बनाने के लिए उसके मूलों का योगफल मिल जाए और मूलों का गुणनफल मिल जाए तो द्विघात बहुपद को बहुत आसान तरीके से उसके फार्मूला पर रख करके बना सकते हैं। या कोई 2 ही मूल ही मिल जाए, अल्फ़ा और बीटा मिल जाए, तब पर भी द्विघात बहुपद को उसके फार्मूला पर रख करके द्विघात बहुपद को बनाया जा सकता है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए यह है मूलों का योगफल और यह है मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि x² माइनस कह रहा है कि मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यह योगफल है और यह गुणनफल है। यहाँ पे लाकर रख देंगे, योगफल की जगह रख देंगे
1/4 इंटू एक्स और प्लस -1। अब इसी को सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x, अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से आपका एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो इस फार्मूला पे रख करके हम लोग बहुत ही आसान से तरीके से यानी कि बहुत ही सरल तरीके से किसी भी द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल से द्विघात बहुपद को बना सकते हैं। जैसे दूसरा यहाँ पे देखिए दिया है, एक है मूलों का जो योगफल है √5 है और मूलों का जो गुणनफल है वह 1/3 है। तो देखिए यहाँ से यानी कि लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो दिया गया है वो √5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो दिया गया है 1/3 है। सूत्र हमारा कहता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √5 तो ये हो जाएगा -√5x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो इससे एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। तो इसका परिणाम यानी कि आंसर ये होगा। इसी प्रकार से इसे भी करिएगा, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कहा है कि मूलों का योगफल 0 है और मूलों का गुणनफल 2 है, तो द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करिएगा। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, यानी कि मूलों का योगफल भी 10 है और मूलों का गुणनफल भी 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि जो दिया गया द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का मूलों का जो योगफल है वह भी 10 है और मूलों का गुणनफल जो है वो भी 10 है। तो दिए गए बहुपद से a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे दिया गया जो बहुपद है वह है ax² माइनस 5x और प्लस c। तो मूलों का योगफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कह रहा है कि देखिए यहाँ से आपको बता रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 10 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, यानी कि योगफल और गुणनफल 10 के बराबर हैं, दोनों 10 के बराबर हैं। तो यहाँ पर रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 10 और -b। तो b के स्थान पे देखिए -5 है, तो -5/1, a का मान यहाँ पे a है। इसे हल करेंगे जब हम लोग तो ये हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लेंगे तो 10a बराबर 5 के। तो a बराबर होगा 5/2, अर्थात a बराबर होगा 5/2 नहीं 5/10। तो a बराबर होगा 1/2। तो यहाँ से a की जो वैल्यू प्राप्त हुई वह 1/2 है। अब पूछ रहा है कि c का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे c का मान, और c का मान निकालने के लिए लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 10, तो 10 बराबर c का मान यहाँ पे c ही है, तो c और बटे a का मान है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो इससे जब और हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर 2c, अर्थात 10/2 बराबर c। 2 1 का 2, 2 5 10। तो c बराबर हो गया 5। c का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1/2
और c का वैल्यू 5 के बराबर होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा रखते हैं कि आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।